सभी लोग पीरियोडिक टेबल अच्छे से रख लीजिए अपने हाथ में एकदम, ताकि हर एक बात समझ में आए। 10 से 15 मिनट के अंदर लिखा हुआ हर एक शब्द आपके दिमाग में होगा। इस तरह का आज फुल पोटेंशियल वाला क्लास दिया जा रहा है, और आप तब विश्वास करेंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। सामने रख लीजिए पीरियोडिक टेबल और थोड़ा सा भी बात मत करिए, क्योंकि आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास है। बहुत मेहनत से तैयार किया गया है हर एक चीज आपको समझाने के लिए। ध्यान दिया जाए। आवाज एकदम बंद कीजिए। देखिए, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, ऐसे आपके इस चैप्टर का नाम आपके 11th क्लास के सिलेबस के अनुसार है। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, इसी चैप्टर को हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, परिचय, आवर्त सारणी की परिभाषा से। क्या होता है आवर्त सारणी? आवर्त सारणी किसे कहते हैं? तो सभी ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के आधार पर परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, या टेबल के रूप में, सारणी के रूप में व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाता है। फिर से, सभी ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तथा उनके गुणों के आधार पर सारणी के रूप में व्यवस्थित करना ही आवर्त सारणी कहलाता है। आपको बता दें कि ये आवर्त सारणी जो आप देख पा रहे हैं, ये आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, जो मोस्ले के पीरियोडिक टेबल का दीर्घ रूप बनाया गया है। इसमें वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, जान लीजिए, इस क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं और उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। तो ग्रुप ऐसे गिना जाता है 1 2 3, तो ऐसे गिनेंगे टोटल तो 18 ग्रुप आएगा। और पीरियड गिनेंगे, आवर्त गिनेंगे तो 7 आएगा। ये गिना गया है। तो क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और उदग्र पंक्तियों को, उदग्र कॉलम को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब हम चलते हैं, आपको बता दें कि इस पीरियोडिक टेबल के, इस आवर्त सारणी के बनने में कई सौ साल लग गए। यानी कहने का मतलब है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि आवर्त सारणी तो परिभाषा सुन लिए, लेकिन आवर्त सारणी को बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है आखिर? तो सभी ज्ञात तत्वों को और उनके यौगिकों के गुणों को याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी। तो उसको आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए आवर्त सारणी बनाया गया। आपको बता दें कि ये पीरियोडिक टेबल इस ढंग का है कि ऊपर वाले तत्व का अगर संयोजकता जान गए, जैसे मान लीजिए बेरिलियम का संयोजकता जान गए, तो नीचे वाले तत्व को आपको जानने का जरूरत नहीं है। आप जान लीजिए कि इन सभी तत्वों का संयोजकता 2 होगा। यानी यहां लिखा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। आपको ये पीरियोडिक टेबल दिया गया भी है, जिसमें सारा कोडवर्ड भी शामिल है। तो आप सभी स्टूडेंट कोडवर्ड के साथ इसको याद करने का ग्रुप वाइज प्रयास करेंगे। जैसे सेकेंड ग्रुप का कोडवर्ड बनाया गया है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, यानी बेटा मांगे कार, बेटा कार मांग रहा है, और स्कूटर बाप राजी, बाप जो है स्कूटर देने पर राजी हो गया। ठीक है, और यहां पर एक और है, हाली ना करब सफर, यानी हाली ना करब सफर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम का याद करने का ये कोडवर्ड है। उसी तरह से यहां भी आप देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक नाम से ये कोडवर्ड, या बैगन, आलू, गाजर, इन थैला भी नाम से याद किया जाता है। तो अपना अपना याद करने का तरीका है। ये ग्रुप याद करने से क्या फायदा मिलता है कि अगर ऊपर वाले एलिमेंट का आप वैलेंसी जान गए, तो आप यौगिक बहुत आसानी से बना पाएंगे। जैसे इसकी संयोजकता जान गए लिथियम का 1, तो Cl से संयोग करेगा तो LiCl, तो ये LiCl बनाएगा, तो ये NaCl बनाएगा, KCl बनाएगा, ये RbCl बनाएगा, CaCl बनाएगा। तो ये फायदा है। अगर ये नाइट्रोजन फैमिली में आप अध्ययन कर रहे हैं, ये NH3 बना रहा है, तो ये इसका संयोजकता 3 होता है, तो ये NH3, तो ये PH3, SH3, SbH3, ये फायदा है।
तो तत्वों के गुणों और उनके यौगिकों के गुणों को याद करने में बहुत ये मतलब पीरियोडिक टेबल जो है हेल्पफुल साबित हुआ, मददगार साबित हुआ। अब हम बात कर रहे थे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, एकदम जीरो लेवल से इस चैप्टर का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस आवर्त सारणी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि के रूप में कि इस तत्वों के वर्गीकरण के दुनिया का प्रथम प्रयास, तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास फादर ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा किया गया। और आप फादर ऑफ केमिस्ट्री जानते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहते हैं? लेवोजियर। लेवोजियर ने पहले उस समय के ज्ञात सभी तत्वों को धातु और अधातु में बांट दिया, यानी धातु अधातु में उन्होंने उस समय लगभग 30 एलिमेंट ज्ञात थे, तो उनको उन्होंने धातु और अधातु में बांटा। तो सबसे पहले तत्व को बांटने का श्रेय जाता है लेवोजियर को, और लेवोजियर ने पहले तत्व को 2 भाग में बांटा, धातु और धातु, और कुछ गैस में भी उन्होंने वर्गीकृत किया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद मतलब वर्गीकरण और भी ज्यादा मतलब मॉडिफाइड किया गया, आधुनिकीकृत किया गया, तो धातु अधातु और उपधातु का खोज हो गया। लेकिन सबसे पहली बार तत्वों को वर्ग में व्यवस्थित किया गया किसके द्वारा? तो वो है डोबेर्नियर। जो अभी आप आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले के आवर्त सारणी में देखे कि वर्ग होता है, एक आवर्त होता है, तो वर्ग में सबसे पहले किसने व्यवस्थित किया तत्वों को? तो वो है डोबेर्नियर। डोबेर्नियर ने क्या किया? 3-3 तत्वों का वर्ग बनाया, और इन्होंने बताया कि अगर समान गुण वाले 3-3 तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित करें तो प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार का औसत द्वितीय तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जहां भी इस 3 तत्वों में ऐसा गुण लागू होगा मतलब वो समान गुण वाले तत्व होंगे। समझिएगा ध्यान से, प्रथम तत्व एवं तृतीय तत्व के परमाणु भार का औसत अगर द्वितीय तत्व के परमाणु भार के बराबर आ गया तो वो समान गुण वाले तत्व होंगे। जैसे लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, लिखकर औसत निकाले तो आया कितना? आज के भी पीरियोडिक टेबल में देखिए पहला ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक साथ है, देखिए है। तो ये औसत निकालने पर बीच वाले तत्व के बराबर आने का मतलब है कि ये समान गुण वाले तत्व है तीनों। अब एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। कैल्शियम का 40 और बेरियम का 135, जोड़ कर आ रहा है 175/2, टोटल आ रहा है कितना? 87.5। तो ये स्ट्रोंटियम के परमाणु भार के बराबर आ गया। तो इनका कहना था कि अगर तत्वों को वर्ग में व्यवस्थित किया जाए और प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार का औसत निकाला जाए, अगर वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये तीनों समान गुण वाले तत्व हैं। लेकिन वर्गीकरण का यह विचार बहुत कम तत्वों तक ही सीमित रहा, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। अब इससे आगे आ रहा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। वर्गीकरण का अगला प्रयास न्यूलैंड के द्वारा किया गया, और न्यूलैंड एक संगीतज्ञ थे और उन्होंने केमिस्ट्री में तत्वों के वर्गीकरण के दुनिया को संगीत से जोड़ दिया। जिस तरह संगीत में 8 स्वर होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा और सा एक जैसा है, पहला स्वर और 8वां स्वर दोनों एक समान है। तो इन्होंने क्या किया न्यूलैंड ने कि उस समय लगभग जो भी 40-50 एलिमेंट थे उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया, और सजाने के बाद इन्होंने क्या बताया कि जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे वहां से आने वाला 8वां एलिमेंट, वहां से आने वाला 8वां तत्व समान गुण का होगा। जैसे लिथियम से 8वां एलिमेंट कौन आएगा? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सोडियम। यानी लिथियम और सोडियम का गुण एक जैसा होता है। आज के पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए एक जैसे एक जगह है। अब मान लीजिए बेरिलियम से चलते हैं, तो बेरिलियम से 8वां तत्व कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीशियम। तो देखिए सेकेंड ग्रुप में बी के नीचे Mg। उसके आगे आइए बोरॉन। बोरॉन यहां से 8वां तत्व कौन आ रहा है? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आया? आज भी 13वां ग्रुप में देखिए बोरॉन के नीचे एल्युमिनियम। ये एक ग्रुप में आने का मतलब ये प्रदर्शित करना है कि हम समान गुण वाले हैं, हमारी संयोजकता समान है।
और हम एक जैसे यौगिक बनाते हैं। जैसे बोरॉन BCl3 बनाता है तो एल्युमिनियम AlCl3 बनाता है। तो इस बात को जरा समझिए और अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए इधर तो न्यूलैंड ने क्या बताया कि जो उस समय ज्ञात तत्व है उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रथम और 8वें तत्व का गुण एक समान होगा। तो जैसे आपको मन किया कि नहीं हम कार्बन से शुरू करेंगे, तो शुरू करिए, 8वां तत्व पहुंचिए। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन। आज के पीरियोडिक टेबल 14वां ग्रुप में देखिए 14 कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। लेकिन इनका सुर ताल तब बिगड़ गया जब तुरंत कुछ ही दिनों में खोज हो गया अक्रिय गैस का, नोबेल गैस का। तो नोबेल गैस जैसे ही खोज हो गया तो फ्लोरीन और सोडियम के बीच आ गया नियॉन। यहां देखिए क्लोरीन और पोटेशियम के बीच आ गया आर्गन। तो जहां इनर्ट गैस का एंट्री हुआ तो इनका संगीत में तो 8 ही स्वर होता है। अब 8वां तत्व तो नहीं समान होगा, 9वां तत्व तो समान होगा। और संगीत में तो 8 ही स्वर होता है। इन्होंने संगीत के पैमाने पर आधारित कॉन्सेप्ट बताया था। तो इनका वर्गीकरण का यह विचार पूरी तरह से समाप्त हो गया जैसे ही नोबेल गैस का खोज हुआ। फिर से ध्यान दीजिए, अगर यहां पर इस दोनों के बीच अगर नियॉन रख दीजिएगा तो काउंट करिए, तो अब कौन सा तत्व आएगा? लिथियम से सोडियम जाने में अब कौन सा तत्व आएगा? 9वां तत्व आएगा। और संगीत में कितना स्वर होता है? तो इसलिए वर्गीकरण का यह विचार समाप्त हो गया नोबेल गैस का खोज होते ही। अब बात करते हैं वर्गीकरण का अगला प्रयास जो किया गया वो है लोथर मेयर। ये लोथर मेयर वो साइंटिस्ट है कि उस समय के ज्ञात सभी तत्वों के परमाणु भार और परमाणविक आयतन के मान का प्रेक्षण किया। परमाणविक भार और परमाणविक आयतन, कोई भी जितना भी तत्व था सबका। तो मान लीजिए आपको कोई ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए तो ग्राफ में होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो 2 मान कम से कम चाहिए और 2 मान को मिलाकर आप वक्र खींचते हैं, कर्व खींचते हैं। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दिया जाए, ये है ग्राफ का 2 एक्सिस, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। इस पर इन्होंने ले लिया परमाणु भार और इस अक्ष पर इन्होंने लिया परमाणविक आयतन। मत बात करिए, परमाणविक आयतन। और दोनों के बीच ये इन्होंने ग्राफ खींचा। तो ये ग्राफ जैसे मान लीजिए इस पर 5 10 15 इस तरह से है। तो इन्होंने जब ग्राफ खींचा तो ग्राफ इस ढंग से प्राप्त हुआ। अब इन्होंने क्या बताया कि ग्राफ के समान स्थान पर समान गुण आते हैं। अब ग्राफ का जरा अध्ययन किया जाए। ग्राफ के इस स्थान को, ग्राफ के इस स्थान को, ग्राफ के इस स्थान को हम कहते हैं शीर्ष बिंदु। ग्राफ के इस स्थान को कहते हैं शीर्ष बिंदु। ये शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है। ग्राफ का ये वाला भाग आरोही भाग कहलाता है, जहां चढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। आरोही मतलब बढ़ना, आरोही मतलब घटना। तो ये आरोही भाग है, ये वक्र का अवरोही भाग है और ये वक्र का तल है। अगर आप सभी स्टूडेंट समझ गए तो जल्दी जल्दी बताइए, ये वक्र का, ये और ये तल। तो अब जरा ध्यान दिया जाए, यहां पर इन्होंने बताया कि वक्र के शीर्ष बिंदु पर
क्षारीय धातु प्राप्त होता है। तो आप सभी स्टूडेंट तो क्षारीय धातु जानते ही नहीं है, आइए पहले क्षारीय धातु जान लीजिए। क्षारीय धातु, ये है क्षारीय धातु, ध्यान दीजिए, ये है क्षारीय धातु। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको हम क्षारीय धातु, क्षार बनाने वाले धातु कहते हैं। इसको कहते हैं क्षारीय पार्थिव धातु। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये क्षारीय पार्थिव धातु है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट। पूरा लिखित भी आगे टॉपिक आ रहा है, फिलहाल आप इतना नॉलेज रखेंगे तो समझ पाएंगे। इसके बाद डी ब्लॉक के सभी तत्वों को, ये डी ब्लॉक बीचों बीच है 3 से लेकर 12, इसको कहते हैं हम लोग संक्रमण धातु। क्या कहते हैं? संक्रमण धातु। और बाकी आप तो हाइड्रोजन आप लोग जानते ही हैं। आवर्त वर्ग संख्या, आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 17 के तत्वों को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। तो ये 4 तत्व के बारे में समझते हुए लोथर मेयर के वर्गीकरण के विचार को जरा समझने का प्रयास किया जाए। ध्यान दीजिए, तो हमने क्या बताया कि यहां पर क्षारीय धातु प्राप्त होगा। इसका क्या मतलब है कि क्षारीय धातु कौन कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यहां अगर लिथियम मिल रहा है तो यहां पर सोडियम मिलेगा, यहां पोटेशियम मिलेगा और यहां रेडियम मिलेगा। अगर वक्र के आरोही भाग का अध्ययन किया जाए तो यहां मिलता है हाइड्रोजन समूह, यानी यहां मिलेगा अगर फ्लोरीन तो यहां मिलेगा क्लोरीन, यहां मिलेगा ब्रोमीन आरोही भाग पर। अवरोही भाग पर सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। तो यहां मिलेगा अगर मैग्नीशियम तो यहां मिलेगा कैल्शियम, यहां मिलेगा स्ट्रोंटियम। तो ये है अवरोही भाग। और वक्र के तल पर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण धातु मिलेगा। फिर से ध्यान दिया जाए, लोथर मेयर ने उस समय के ज्ञात सभी तत्वों के परमाणु भार और परमाणुविक आयतन का डाटा इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने परमाणुविक आयतन और परमाणुविक भार के बीच ग्राफ खींचा। तो ग्राफ जिस ढंग से आया, इन्होंने अध्ययन किया कि ग्राफ के समान स्थान पर समान गुण वाले तत्व मिलते हैं। जरा ध्यान देंगे, समान स्थान पर समान गुण वाले तत्व मिलते हैं। तो शीर्ष स्थान पर क्षारीय धातु मिल रहा है तो शीर्ष स्थान पर क्षारीय धातु मिलेगा। वक्र के आरोही भाग पर अगर यहां हाइड्रोजन समूह मिल रहा है तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, यानी समान गुण वाला तत्व एक स्थान पर दिखाई देगा वक्र के। वक्र का ये वाला भाग आरोही भाग है तो आरोही भाग पर हमेशा हाइड्रोजन समूह मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि समान गुण का है। तो समान स्थान पर समान गुण वाले तत्व मिलते हैं। ये था लोथर मेयर कर्व। अब आप सभी स्टूडेंट यहां पर लोथर मेयर वक्र को देख भी लीजिए। ये है लोथर मेयर वक्र। ये है लोथर मेयर वक्र। ध्यान दिया जाए, यहां पर परमाणुविक भार और परमाणुविक आयतन को लेकर ग्राफ खींचा गया है और आप इस ग्राफ की सहायता से देख सकते हैं। अब यहां देखिए लिथियम है तो यहां पर वक्र के शीर्ष बिंदु पर सोडियम, यहां पर पोटेशियम, तो ये शीर्ष बिंदु वाला जगह है। अब आइए वक्र के नीचे अवरोही भाग पर, तो यहां मिल रहा है देखिए मैग्नीशियम, तो यहां मिल रहा है कैल्शियम। और वक्र के तल में हमेशा देखिए, यहां वक्र के तल में क्या मिल रहे हैं? संक्रमण धातु, टाइटेनियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब वक्र के तल में प्राप्त हो रहा है। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया, इसके बाद वर्गीकरण का जो विचार हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए, वर्गीकरण का जो विचार हम लोग पढ़ेंगे वो है मेडलिफ का आवर्त सारणी। और मेडलिफ का आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया गया है। ध्यान दीजिए, यह है मेडलिफ का आवर्त सारणी जिसमें तत्वों